तो आज हम भारतीय संविधान के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जो सीधे सीधे हमारे शहरों, हमारे कस्बों की, आप कह सकती है, तकदीर लिखते हैं। हाँ, मतलब नगर पालिकाओं से जुड़े अनुच्छेद। बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ याद करने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनुच्छेद मतलब 243P से लेके 243ZG तक जी। ये भारत में शहरी स्थानीय सरकार की संवैधानिक बुनियाद हैं। नींव है एक तरह से। बिल्कुल नींव है। इनको समझना मतलब ये समझना है कि हमारे शहर कैसे चलने चाहिए, उनकी शक्तियां क्या हैं और एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका क्या है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी कहानी की शुरुआत होती है उसके किरदारों की पहचान से, और यहाँ पहला अनुच्छेद है 243P। जी। इसमें है नगर पालिकाओं की परिभाषा, और ट्रिक भी बहुत सीधी है। पी से परिभाषा, और ये बहुत तार्किक है। कानून में कोई भी नया अध्याय हमेशा परिभाषाओं से ही शुरू होता है। अच्छा। ये तय करता है कि आगे जब हम नगर पालिका जैसा शब्द इस्तेमाल करेंगे तो हम सबका मतलब एक ही हो। तो पी से परिभाषा सिर्फ एक ट्रिक नहीं, एक कानूनी सिद्धांत है। ठीक है, तो हमने किरदारों को परिभाषित कर दिया। अब सवाल उठता है कि ये बनेंगे कैसे। तो यहीं पर आता है अनुच्छेद 243Q। हाँ, जो नगर पालिकाओं के गठन की बात करता है। गठन की। तो क्यू को गठन से कैसे जोड़े, इसकी क्या ट्रिक है? इसकी ट्रिक एक सवाल में ही छुपी है। आप क्यू से एक सवाल पूछिए, क्यों गठन किया गया? अरे वाह, एग्जैक्टली। क्यू से क्यों गठन किया गया, ये सवाल ही आपको सीधे गठन की प्रक्रिया से जोड़ देगा। और इस क्यू का जवाब क्या है? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। ये अनुच्छेद बताता है कि हर क्षेत्र एक जैसा नहीं होता, इसलिए आबादी के हिसाब से 3 तरह की शहरी इकाइयां होंगी। 3 तरह की? हाँ, जो गांव शहर बन रहे हैं उनके लिए नगर पंचायत, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद, और दिल्ली मुंबई जैसे बड़े महानगरों के लिए नगर निगम। अच्छा, तो ये सिर्फ गठन नहीं बल्कि आबादी के हिसाब से सही तरह का गठन है। बिल्कुल। तो अब हमने शहर को परिभाषित कर दिया और उसका गठन भी कर दिया, लेकिन इस ढांचे के अंदर होगा कौन? लोग कैसे चुने जाएंगे? आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। गठन के ठीक बाद आती है उसकी बनावट, यानी संरचना। अनुच्छेद 243R। हाँ, 243R जो नगर पालिकाओं की संरचना तय करता है। और इसकी ट्रिक? इसकी ट्रिक ध्वनि पर आधारित है। आर की आवाज रचना जैसी है। आर, रचना? हाँ, है तो। रचना यानी संरचना। बिल्कुल। ये बताता है कि नगरपालिका की सीटें कैसे भरी जाएंगी, यानी सीधे चुनाव से। तो एक पूरी कड़ी बनती जा रही है। परिभाषा P, फिर गठन Q, और फिर उसकी रचना R। लेकिन बड़े शहरों में एक नगर निगम तो पूरे शहर को नहीं देख सकता। नहीं देख सकता। शासन को और नीचे मोहल्ले के स्तर तक कैसे ले जाया जाए? बहुत अहम सवाल है, और संविधान इसका भी जवाब देता है अनुच्छेद 243S में। S। इसमें वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान है। ट्रिक सीधी है, S से समिति। S से समिति, ये तो आसान है। और ये बहुत जरूरी है। ये अनुच्छेद कहता है कि जिन शहरों की आबादी 3 लाख से ज्यादा है, वहां वार्ड समितियों का गठन करना अनिवार्य है। ये लोकतंत्र को सीधे आपके दरवाजे तक लाने जैसा है। इस सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये समितियां असल में काम करती हैं? बिल्कुल। मुझे याद है, मेरे अपने मोहल्ले में एक वार्ड समिति की बैठक हुई थी। एक मामूली सी नाली की समस्या थी। अच्छा। बाहर से ये छोटा मुद्दा लगता है, पर उस बैठक की वजह से हफ्तों में वो काम हो गया जो महीनों से अटका था। यही है S से समिति की असली ताकत। वाह, ये उदाहरण इसे बहुत असली बना देता है। तो अब हमारे पास एक संरचना है और जमीनी स्तर पर काम करने वाली समितियां भी हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, प्रतिनिधित्व का। हाँ। क्या इन निकायों में समाज के हर तबके को जगह मिलती है? और यहीं पर आता है अनुच्छेद 243-T, जो स्थानों के आरक्षण की बात करता है। T, और इसकी ट्रिक है T से थोड़ा आरक्षण। थोड़ा आरक्षण याद रखने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसका महत्व थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। अच्छा। यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण पक्का करता है। 1/3 मतलब 33%। जी। मतलब ये सुनिश्चित करता है कि शहर की सरकार में हर तबके के लोगों की आवाज शामिल हो। ये समावेशी लोकतंत्र की नींव है। T से आरक्षण, ये तो जरूरी है, लेकिन एक सवाल मन में आता है। अक्सर कहा जाता है कि ये सीटें सिर्फ नाम के लिए आरक्षित हैं। ये एक बहुत ही जायज चिंता है।
और कई जगहों पर जमीनी हकीकत भी है। संवैधानिक प्रावधान एक दरवाजा खोलता है, लेकिन सामाजिक बदलाव और राजनीतिक इच्छा शक्ति ही तय करती है कि उस दरवाजे से अंदर आकर कोई अपनी आवाज कितनी बुलंदी से उठा पाता है। सही बात है, लेकिन ये अनुच्छेद कम से कम उस दरवाजे का होना तो सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही। तो सदस्य चुन लिए गए, आरक्षण भी हो गया। अब अगला सवाल, ये लोग कब तक काम करेंगे? कार्यकाल। हाँ, कार्यकाल। यहीं पर अनुच्छेद 243U आता है, जो नगर पालिकाओं की अवधि तय करता है। और इसकी ट्रिक यू को उम्र सीमा से जोड़ती है, जिसका मतलब है कार्यकाल यानी 5 साल। 5 साल। और ये 5 साल का निश्चित कार्यकाल बहुत जरूरी है। ये लोकतांत्रिक संस्थाओं में स्थिरता लाता है और ये भी सुनिश्चित करता है कि हर 5 साल में नेताओं को जनता के पास वापस जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कार्यकाल भी तय हो गया, लेकिन क्या कोई सदस्य कुछ गलत करने पर हटाया भी जा सकता है? यानी उनकी अयोग्यता। हाँ, अयोग्यता। ये हमें अनुच्छेद 243V पर लाता है। इसके लिए एक इंग्लिश ट्रिक है, V से व्यक्ति इनवैलिड। ये ट्रिक बहुत सटीक है और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये अनुच्छेद कोई नए नियम नहीं बनाता। तो फिर ये कहता है कि किसी नगरपालिका सदस्य की अयोग्यता के लिए वही नियम लागू होंगे जो उस राज्य के विधायक यानी एमएलए पर लागू होते हैं। अच्छा, मतलब एकरूपता है। बिल्कुल। व्यक्ति इनवैलिड की ये ट्रिक हमें शासन में एक समान स्टैंडर्ड की याद दिलाती है। अच्छा, तो अब तक हमने शहर की परिभाषा, गठन, संरचना और उसे चलाने वाले लोगों के नियम तय कर लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि वो करेंगे क्या। हाँ, उनकी शक्तियां क्या हैं। यहाँ आता है अनुच्छेद 243W और ट्रिक है W से वर्क पावर। और ये इस पूरे अध्याय का दिल है। दिल। हाँ, ये अनुच्छेद संविधान की 12वीं अनुसूची के साथ मिलकर उन 18 कामों की सूची देता है जो नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी हैं। 18 काम? हाँ, जैसे शहरी नियोजन, सड़कें और पुल बनाना, पानी की सप्लाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ी सुधार जैसे काम भी। वर्क पावर हमें इनके होने के असली मकसद तक ले जाता है। ठीक है, तो काम डब्लू तो बहुत सारे हैं, लेकिन काम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा सवाल। और यहीं पर अगला अनुच्छेद 243X एकदम फिट बैठता है। ट्रिक बहुत आसान है। X की आवाज टैक्स जैसी है और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। कैसे? टैक्स लगाने की शक्ति के बिना वर्क पावर का कोई मतलब नहीं रह जाता। सही बात है। संवैधानिक रूप से उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स, विज्ञापन पर टैक्स जैसे कर लगाने की शक्ति तो है, पर असलियत में ज्यादातर नगरपालिकाएं आज भी वित्तीय रूप से राज्य सरकार पर निर्भर हैं। अरे, ऐसा क्यों? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कह लीजिए या आसान रास्ता अपनाना। वो अपनी इस शक्ति का पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। तो ये एक पूरी चेन है। पहले आप वर्क पावर देते हैं, फिर उस काम के लिए टैक्स इकट्ठा करने की शक्ति, और इसके बाद पैसों के प्रबंधन की बात। बिल्कुल। और यही आता है अनुच्छेद 243Y, जिसमें वित्त आयोग का प्रावधान है। हाँ, और इसकी ट्रिक थोड़ी मजेदार है। वाई से येलो मनी। येलो मनी? हाँ, मनी यानी पैसा। ये अनुच्छेद हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग के गठन की बात करता है। इसका काम क्या है? इसका काम है नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की जांच करना और राज्य सरकार को सिफारिशें देना कि उन्हें कितना पैसा और अनुदान मिलना चाहिए। तो WXY वर्क, टैक्स और मनी, ये तो एक तार्किक तिकड़ी बन गई। बिल्कुल। लेकिन जब पैसा आता है तो उसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। किसी भी अच्छे सिस्टम का अंत हमेशा जवाबदेही से होता है, और ये हमें लाता है अनुच्छेद 243Z पर, जो लेखाओं की समीक्षा या ऑडिट की बात करता है। और ट्रिक है Z से जिम्मेदार ऑडिट। जिम्मेदार ऑडिट। ये प्रावधान राज्य सरकार को नगर पालिकाओं के खातों का ऑडिट करने की व्यवस्था बनाने का अधिकार देता है। शक्तियां W, कर X और वित्त आयोग Y के बाद तार्किक रूप से अगला कदम ऑडिट Z ही है, ताकि पता चले कि जनता का पैसा सही जगह खर्च हुआ है या नहीं। बिल्कुल, ये पूरे वित्तीय चक्र को पूरा करता है। कमाल है। P से Z तक ये तो वाकई में एक शहर को जमीन से खड़ा करने की पूरी कहानी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम Z से शुरू होने वाली एक उप श्रृंखला में आते हैं। ये क्या है? अगर P से Z तक की कहानी शहर का ढांचा बनाने की थी, तो Z सीरीज उस ढांचे को चलाने वाली मशीनरी है। मशीनरी? हाँ, ये प्रक्रियात्मक अनुच्छेद हैं जो इस पूरी व्यवस्था को असलियत में काम करने लायक बनाते हैं। ठीक है, तो इस मशीनरी का पहला पुर्जा देखते हैं। 243ZA ट्रिक है जूम इलेक्शन।
इसका मतलब ये चुनावों से जुड़ा है। चुनाव। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग की स्थापना करता है, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिकाओं के सभी चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराना है। अच्छा, जैसे देश के चुनाव के लिए भारत का चुनाव आयोग है? बिल्कुल, वैसे भी स्थानीय चुनावों के लिए ये राज्य चुनाव आयोग है। और अगला है 243ZB। ट्रिक है बी से भारत में लागू। ये संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होने की बात करता है। और इसके ठीक बाद है 243ZC, जिसकी ट्रिक है सी से कैंसिल। कैंसिल मतलब ये उन प्रावधानों के बारे में है जो कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होते। बिल्कुल। जीबी कहता है कि ये कानून केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होंगे, और जीसी कुछ आदिवासी और अधिसूचित क्षेत्रों को छूट देता है। मतलब ये कानून लचीला भी है। हाँ, देश की विविधता के हिसाब से। अब आते हैं इस मशीनरी के दो सबसे बड़े पुर्जों पर। 243ZD। डी से डिस्ट्रिक्ट। ये जिला योजना समिति के बारे में है। ये क्या करती है? ये एक क्रांतिकारी विचार है। ये समिति जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को एक साथ जोड़कर, मतलब गांव और शहर दोनों की? हाँ, दोनों की योजनाओं को जोड़कर पूरे जिले के लिए एक विकास का मसौदा तैयार करती है, ताकि विकास एक साथ हो, अलग अलग नहीं। बिल्कुल। और आखिर में 243ZE। इसकी ट्रिक तो मुझे बहुत मजेदार लगी। ई से इलेक्ट्रिक कार, जो अक्सर महानगरों में चलती हैं। हाँ, तो ये महानगर योजना समिति के बारे में है। जी, ये जिला योजना समिति का ही बड़ा रूप है, जो खास तौर पर महानगरों के लिए है, जैसे दिल्ली एनसीआर या मुंबई महानगर क्षेत्र, एक संगठित तरीके से हो सके। तो एक बार अगर तेजी से इस पूरी कहानी को दोहराएं, पी से हमने शहर को परिभाषित किया, क्यू से सवाल पूछा क्यों गठन हो, आर से उसकी रचना यानी संरचना तय की, एस से समिति बनाई, टी से सबके लिए थोड़ा आरक्षण दिया, यू से 5 साल की उम्र सीमा यानी कार्यकाल, वी से व्यक्ति इनवैलिड यानी अयोग्यता के नियम, फिर डब्ल्यू से वर्क पावर, एक्स से टैक्स, वाई से येलो मनी, और जेड से जिम्मेदार ऑडिट का चक्र पूरा किया। और अंत में जेड से चुनाव, जेड से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और जेड से मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग की मशीनरी लगा दी। बहुत बढ़िया। आपने देखा, ये सिर्फ अलग अलग तरकीबें नहीं है, ये एक तार्किक प्रवाह है, एक कहानी है। सही बात है। परिभाषा से शुरू होकर गठन, संरचना, शक्तियां, वित्त और अंत में उस पूरी व्यवस्था को चलाने की मशीनरी तक। ये